हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम संप्रेषण कौशल के पार्ट 2 सीरीज को डिस्कस करेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे कि फ्यूचर में मैं और अच्छे वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो चलिए हम जल्दी से चलते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे और आशा करता हूं कि सभी लोगों ने इस क्वेश्चंस को कर लिए होंगे। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे भेजिए कि किन किन ने क्वेश्चंस का जवाब किया था और किन से नहीं हो पाया था। ठीक है, तब तक हम लोग एक एक करके इसके आंसर्स को भी देखते हैं। और पहला क्वेश्चन था, संप्रेषक से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, संप्रेषक संप्रेषक संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश देने वाले व्यक्ति को संप्रेषक कहा जाता है। मैंने बताया था, बहुत आसान था ये, कि जो मैसेज देता है वो संप्रेषक कहलाता है। संप्रेषण की दो विशेषताएं बताइए। आपको दो बताना था, ठीक है। तो ये कई लोगों से ये थोड़े से डिफिकल्ट लगा होगा कई लोगों को ये क्वेश्चन, लेकिन ये भी बहुत आसान है। संप्रेषण एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। द्विमार्गीय द्विमार्गीय इसलिए कि ये आपका जो अ, एक सेंडर और एक रिसीवर जो मैसेज को भेजते हैं, तो सेंडर जब भेजता है तो रिसीवर उसको उसकी प्रतिपुष्टि करता है, मतलब फीडबैक देता है कि हाँ, आपका मैसेज मुझे मिल गया है, या आपके मैसेज में मुझे ये अच्छा लगा और ये चीज़ आपको सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये टू वे प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको द्विमार्गीय प्रक्रिया कहते हैं। संप्रेषण एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये दो आपकी विशेषताएं थी संप्रेषण की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनौपचारिक संप्रेषण में संदेशों का आदान प्रदान प्रायः कहाँ किया जाता है? तो ये तो मैंने आपको वीडियो में ही बता दिया था कि प्रायः जलपान, दोपहर के भोजन अथवा सामाजिक समारोह में, या किसी सामाजिक समारोह क्या होते हैं, शादी का फंक्शन हो गया, बर्थडे हो गया, या एनिवर्सरी हो गया, या कोई भी फंक्शन जिसमें हम लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों और दोस्तों से मिलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अधोगामी संप्रेषण किसे कहते हैं? अधोगामी संप्रेषण में संदेशों का प्रवाह उच्च अधिकारियों से अधीनस्थ अधीनस्थ मतलब होता है छोटे कर्मचारी की ओर किया जाता है। ठीक है, जिनमें संदेशों का संप्रेषण नीचे की ओर होता है। तो ये तो बड़ा आसान था। जो संप्रेषण ऐसा कम्युनिकेशन जो नीचे की तरफ होता हो, उसे हम लोग अधोगामी कहते हैं। अधोगामी संप्रेषण को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किन लोगों ने इसके आंसर्स अपने आप से लिखे थे या उनको आता था पहले से। तो इसको हम लोग आदेशात्मक संप्रेषण भी कहते हैं, और इसे अथवा कर्मचारी संप्रेषण भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ चुका है, कर्मचारी संप्रेषण किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है आपका अधोगामी संप्रेषण को ही कर्मचारी संप्रेषण कहते हैं। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण के दो लाभ बताइए। तो इससे कर्मचारियों के मनोबल व कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है, और इससे कर्मचारियों के सुझाव का लाभ उठाया जाता है। ठीक है, ये मैं बता चुका था आपको कि ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में जो कंपनी होती है वो अपने नीचे के कर्मचारियों से इनपुट लेती है कि क्या क्या सुधार हम ला सकते हैं। तो जो कर्मचारियों के सुझाव होते हैं उससे कंपनी को लाभ मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। सारी जितनी भी एमएनसी कंपनीज हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सब सारी अपने कर्मचारियों से फीडबैक और सुझाव लेती रहती हैं समय समय पर। और दूसरा है, इसे कर्मचारी भी समझता है कि हाँ, मेरी कुछ वैल्यू है उस कंपनी में और लोग मेरे सुझाव को मानते हैं, तो उसे भी अच्छा लगता है कि हाँ, मैं कुछ बोलता हूँ तो उसका इफेक्ट होता है, उसका कार्यपालन किया जाता है, तो उसके मनोबल में बड़ी वृद्धि होती है और कार्य करने की क्षमता जो होती है उसकी बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो कल के क्वेश्चंस के जवाब थे। तो आप मुझे बताएं कि कितने लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए थे, और मैं खोजूंगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ, किसी के भी कोई ऐसा भी जवाब है जिसके 6 के 6 क्वेश्चन सही हो गए हों। तो चलिए आज अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, और हमारा जो टॉपिक है, अभिप्रेरणा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस पे जितना बताया जाए समझाया जाए कम है। इसको बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ही गजब की चीज़ है। मोटिवेशन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मोटिवेशन एक ऐसी प्रेरणा है, एक तरीके से ऐसी एक चीज़ है जिसके बलबूते लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। उसमें भी मोटिवेशन में भी एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्व प्रेरणा। उसको इंग्लिश में सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ठीक है, तो उसको समझने से पहले हम ये समझ लें कि अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का हिंदी पर्याय है, जिसका अर्थ प्रोत्साहन होता है। ठीक है, ये भी एक लैटिन शब्द से लिया गया है मोटिवेशन, जो मोटम एक शब्द होता है लैटिन का, तो याद रखिएगा मोटम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गति। ठीक है, मतलब चलते जाना है, चाहे हम धीरे ही चलें लेकिन चलना है हमें, वही मोटिवेशन है। तो अतः कार्य को गति प्रदान करना अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो दो प्रकार की होती है, एक हमारा सकारात्मक अभिप्रेरणा और दूसरा नकारात्मक, तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। अब ये फर्क क्या होता है आप समझ लें, मैं आपको उदाहरण के जरिए समझा दे रहा हूँ, इसमें लिखा नहीं गया है, आप समझ के इसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, या मेरे चैनल पे हमेशा रहेगा, कभी भी आप आके इसको सुन सकते हैं, हमेशा आपको ये वीडियो अवेलेबल मिलेगा। तो पॉजिटिव जो अभिप्रेरणा होती है, पॉजिटिव जो मोटिवेशन होता है, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज जिसको देखने, जिसको सुनने या जिसको जानने के बाद मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा जागृत हो, उसे पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव अभिप्रेरणा कहते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन कहते हैं। जैसे कोई ऐसी महापुरुषों की कहानी, महापुरुषों की संघर्ष की गाथा, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद थे, तो उनकी जिंदगी, संघर्ष, उनके जो मुकाम जो उन्होंने हासिल किए थे, वो एक एक प्रेरणा है, और वो सकारात्मक प्रेरणा है। सकारात्मक इसलिए कि उन्होंने अपनी जितनी भी विपरीत परिस्थितियां थी, उनका घर छोटा था, उनके घर में बड़ी दिक्कतें थी, उनके आय के साधन नहीं थे, और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने अपने आप की और अपने जो दृढ़ इच्छा थी, उन्हें एक मिसाइल के क्षेत्र में एक जो मुकाम हासिल करनी थी, वो उसको एक पॉजिटिव तरीके से उसको लेते गए, अपनी कमजोरियों को उन्होंने मजबूती में बदल दिया, और एक दिन अपने देश के राष्ट्रपति भी बने। तो इस तरीके की कहानी पढ़ने से हमें सकारात्मक अभिप्रेरणा मिलती है। तो इसको प्राप्त करने के बहुत सारे साधन हैं। पहला जो साधन है हमारा, वो चलचित्र के माध्यम से, टीवी पे हम लोग कोई सीरीज देखते हैं, वीडियो या यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं हम लोग, या कोई अच्छी ऐसी मूवी देखते हैं जिससे हमको अभी प्रेरणा मिले। जैसे हम लोग भाग मिल्खा भाग देखे थे, तो भाग मिल्खा भाग में भी एक पॉजिटिव प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमारा भी ज़िंदगी कुछ बना है कुछ करने के लिए। दूसरी चीज़ होती है किताबों के माध्यम से। ठीक है, पहला प्रिंट या डिजिटल मीडिया से, पहला डिजिटल मीडिया से, दूसरा हमारा हो गया किताबों के माध्यम से। कोई किताब, कहानी की किताब, या कोई ऐसी नॉवेल, उपन्यास, या कुछ भी, मतलब ऐसी जो चीज़ जिसको पढ़ने से हमको प्रेरणा मिले, उसको हम लोग अपने ज़िंदगी में उतारें, तो वो सकारात्मक प्रेरणा को बढ़ावा देती है, जिससे कि हम अपनी सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरी चीज़ जो हो गई, वो किसी के द्वारा सुनकर, मतलब किसी के द्वारा आपके गुरुजन हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके माता-पिता हो सकते हैं, आपके कोई सगे रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनकी निजी ज़िंदगी की आपने कोई कहानी आपको बड़ी पसंद आ गई हो, कोई उनके संघर्ष पसंद आ गए हो, या उनके द्वारा कही गई बात जो आपके दिल में कोई छू गई हो, जिससे आप अभिप्रेरित होते हो, तो वो आपका तीसरे कैटेगरी में आएगा। चौथा कैटेगरी जो होता है, जो वो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आपका सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, उसको हम लोग स्व प्रेरणा बोलते हैं। ठीक है, तो स्व अभिप्रेरणा या स्व प्रेरणा, तो ये जो होता है हम खुद के अंदर से लाते हैं, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये जिसकी ज़िंदगी में है वो उसका आनंद जानता है कि सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है। खुद से मोटिवेट होना, हमें नहीं हारना है, ज़िंदगी में लाख समस्याएं, परेशानियां आ जाएं, हमें नहीं हारना है। तो इस तरीके के अगर जज्बात हमारे अंदर हैं, तो हम एक दिन हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। कैसे आती है सेल्फ मोटिवेशन, ये इम्पोर्टेंट है। बोल देने से कुछ नहीं होता है, उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में लाना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो सेल्फ मोटिवेशन के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो खुद स्वयं से प्यार कीजिए। अगर ईश्वर ने आपको भेजा है यहाँ पे, तो किसी उद्देश्य और किसी मकसद से ही भेजा होगा। आप अपनी योग्यता और अपनी जो आपके अंदर जो काबिलियत है, उस पे विश्वास रखिए। ठीक है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में समस्या नहीं है। हर एक इंसान की ज़िंदगी में समस्या है। बस फ़र्क इतना है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, और वो भी हमारे सोच में निर्भर होता है।
डिपेंड ये करता है कि हम ये सब सोचे ही नहीं। अगर हम ये सब नहीं सोचेंगे, वहीं से हमारी स्व अभिप्रेरणा की ज़िंदगी शुरू होती है, क्योंकि यहीं पे असली राज छुपा हुआ है। खुद से प्रेरित होना, खुद को सोचना कि हाँ, आप यूनिक हैं, आप एक मुकाम, कुछ ना कुछ इस दुनिया में करने के लिए पैदा हुए हैं। तो जिस दिन आप ये गूढ़ रहस्य को समझ जाएँगे, आप स्व-प्रेरणा की ओर अपनी एक कदम बढ़ा लेंगे। तो बेहतर होगा कि हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं हर चीज़ ऐड नहीं कर सकता। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा, तो आप मेरे इस जो शब्द मैंने बोले हैं, इसके बीच के रहस्य को भी समझेंगे। अचानक आपको बहुत बोरिंग लगेगा बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा तो। ठीक है? तो अगली अगली चीज़ हम लोग देखते हैं, अभिप्रेरणा के स्रोत, सफलता व असफलता। ज़रूरी नहीं कि हर सफलता से ही हमें अभिप्रेरणा मिले। सफलता से जितनी अभिप्रेरणा नहीं मिलती है, उससे ज़्यादा असफलता से मिलती है। क्यों? क्योंकि असफलता हमें बहुत चोट देती है, और एक घायल शेर क्या-क्या कर सकता है, आपको तो पता ही है। तो असफलता जब मिलती है, तो हम अपनी चीज़ों को भी टटोलते हैं कि कहाँ गलती रह गई, क्या चूक रह गया, और फिर उस पे हम लोग चोट करते हैं। ठीक है? एक कहावत है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तो कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग उसी में निखर जाते हैं। तो इस पे आप ध्यान रखिएगा कि जो असफलता होती है, ज़िंदगी बदलने वाली भी एक कड़ी को मनुष्य को बताती है कि हाँ, कैसे हमारी असफलता हमारी सफलता में तब्दील हो सकती है। अगला है प्रतियोगिता एवं सहयोग। प्रतियोगिता जो होती है कि जैसे प्रतिस्पर्धा होती है कि हम लोग पहले जब क्लास में पढ़ते थे, छोटे क्लासों में तो होता था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हम लोग प्रतियोगिता करते थे कि ये इस बार फर्स्ट आ गया तो अगली बार मुझे फर्स्ट आना है। ठीक है? तो जब बड़े हो जाते हैं तो वो प्रतियोगिता हमारी बदल जाती है सहयोग में। हम एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। जब कंपनी में काम करते हैं या किसी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वहाँ पे प्रतियोगिता भी होती है और सहयोग भी होता है। हम मिल-जुल कर काम करते हैं और एक प्रॉपर प्रतियोगिता और सहयोग के माहौल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वो भी एक प्रेरणा का स्रोत है। प्रगति का ज्ञान, ज्ञान कोई भी खराब नहीं होता है, ठीक है? और जब ज्ञान प्रगति की हो तो वो बहुत ही अभिप्रेरणा का स्रोत होता है। ऐसा ज्ञान जिसमें हम लोग हमेशा अपने अपने समाज की और अपने देश की प्रगति के बारे में सोचें, तो वो अभिप्रेरणा देता है। नवीनता, नवीनता मतलब कोई नया, इनोवेशन, इसको बोलते हैं इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कोई नई चीज़। कोई भी नई चीज़ किसी को भी एक तरीके से अंदर से उसके अंदर कोई एक ललक पैदा करती है कि हाँ, ये तो नया है मेरे लिए। जैसे जब लोगों के सामने पहली बार दुनिया में स्मार्टफ़ोन आया था, तो लोगों ने देख के बहुत ही अचंभित व्यक्त किया था कि ये वाक़ई में एक नई चीज़ है, तो उनको बड़ा ही अच्छा लगा था। तो ये भी नई चीज़ें भी हमें अभिप्रेरित करती हैं। और रुचि, सबसे बड़ी बात होती है हॉबी। अगर हमें कोई चीज़ पसंद है, कोई चीज़ हम लाइक करते हैं, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर से हमें अभी प्रेरणा मिल जाएगी। तो ज़रूरी वही है कि जो चीज़ हम पसंद करते हैं, वही चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में करें, उससे भी हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं हम लोग, टू डू लिस्ट। देखिए, ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये एक्चुअली सभी लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये करना चाहिए। टू डू लिस्ट एक महत्वपूर्ण कार्य, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को, ज़रूरी नहीं, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को पहले करने की एक प्रक्रिया है। मतलब ये तय करता है, ये लिस्ट तय करता है कि हमारी ज़िंदगी में कौन-सा काम महत्वपूर्ण है, ठीक है? कौन-सा काम महत्वपूर्ण है, ठीक है? जैसे काम तो बहुत होते हैं, लोग कहते हैं कि हम बहुत काम करते हैं, लेकिन वो काम कौन-सा आप सही काम कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट रखता है। जैसे मैं कह दूँ, एक इंसान है, मैं कहता हूँ कि तुम फावड़ा लो और एक कुआँ खोदो, और कुआँ तुम्हें इतने दिनों तक, इतनी गहराई तक उसको गहरा करना है, कम कम से कम 30 फुट। अब वो उसी में लगा रह गया। अब मैंने उससे दूसरा काम उसको ये, कि एक काम तो ये दे दिया मैंने, और दूसरा काम उसको ये दे दिया कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो वो क्या करेगा कि अगर वो पहले कुआँ खोदने ही चला गया, तो वहाँ पे उसके 30 फुट, मतलब एक तरीके से समझ रहे हैं आप कितना दिन वो उसमें खराब कर देगा। लेकिन अगर वो पहले तय कर लिया कि नहीं, हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, पहले पढ़ाई करना, वो काम हम बाद में भी कर सकते हैं, वो काम मैं मज़दूरों के द्वारा भी करवा सकता हूँ। तो अगर उसके अंदर ये इस तरीके की सोच है, तो वो मतलब एक तरीके से टू डू लिस्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब उसको पता है कि कौन-सा काम इम्पोर्टेंट है और उसको मुझे पहले करना है। अनइम्पोर्टेंट काम को लिस्ट में नीचे की ओर ढकेल देना, ये टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। तो टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए इसमें अधिक इम्पोर्टेंट वाले कार्य पहले कर लिए जाते हैं।
ये सबकी ज़िंदगी में होता है। ये तो मैंने एक ऐसे ही रैंडम एग्जांपल दिया जो मेरे मन में आ गया ऐसे ही, इससे भी अच्छे-अच्छे एग्जांपल बहुत होते हैं। अब ये कैसे जज करेंगे कि कौन से काम अधिक इम्पोर्टेंट वाले हैं और कौन से सिंपल हैं? तो देखिए, जो आपको क्वेश्चन करना है, अर्जेंट क्या है जो अभी और सबसे पहले करना है, ठीक है? जो काम अर्जेंट है उसे अभी करने हैं, तो उसको पहले नंबर पे लिख लीजिए, ये मेरा पहले नंबर का काम है। दूसरा, इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्या है? आपको देखना है कि जो काम मैंने लिस्ट करे हैं, फिर दूसरा कोई आपका अर्जेंट काम आ गया, तो आपने दूसरे नंबर पर लिख दिया। तीसरे पे कोई आ गया तो आपने तीसरे नंबर पे लिख दिया। तो आप इसमें से देखें तीनों में से इम्पोर्टेंट कौन है? जो इम्पोर्टेंट है उसको ऊपर कर दें। समझ में आ रही बात? उसके बाद नॉट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट आज शाम तक भी कर लेंगे। जैसे इन दोनों में कोई काम है, आपको लगता है कि इन ये जो दूसरा काम है इसको मैं शाम को भी कर लूँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप 2 को नीचे लाइए और 3 को कहाँ ले जाइए? ऊपर ले जाइए। तो हमारी अब सीरीज़ क्या बन जाएगी? 1, 3 और 2। तो ये जो टू डू लिस्ट है, ये लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए फाइनल करके। अब ये जो लिस्ट है, यही हमारी मैनेजमेंट को दर्शाता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो मैनेजमेंट के ज़रिए करते हैं। कई लोग ऐसे क्या करते हैं कि अंधाधुंध आँख बंद करके काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनके समय की भी और बर्बादी होती है और धन तो खराब होता ही होता है। ठीक है? तो अगली स्लाइड पे हम लोग जाते हैं। साक्षात्कार, इंटरव्यू, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है, ठीक है? और इसमें मैं आपको क्लास में भी बहुत बार बता चुका हूँ कि इंटरव्यू कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो ये जितना भी लिखा हुआ है आप इसको लिख लीजिएगा बाद में जब वीडियो को पॉज करके। साक्षात्कार एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान है। मैं बता चुका हूँ कि आपके व्यक्तित्व की जो मेन चीज़ें हैं, जो आपका व्यक्तित्व है उसको देखने का एक जरिया है साक्षात्कार, ठीक है? आपका आउटलुक, ठीक है? दूसरी बात, साक्षात्कार चयन का प्रमुख साधन है। कोई भी कंपनी है वो चयन के लिए इसका प्रयोग करती है, ठीक है? इसमें आवेदक और साक्षात्कार लेने वाला आमने-सामने बैठकर अपने विचार विमर्श करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए, ठीक? इंटरव्यू के दौरान पहली चीज़ ये कि हमेशा सुनने की जो एबिलिटी है, मैं बार-बार बोलता हूँ, लिसनिंग कैपेबिलिटी अपने अंदर बिल्ड करो। सुनने की क्षमता पहले ज़्यादा रखो, बोलो कम। सुनो, सोचो, फिर बोलो। हमेशा बोलने से पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़, उत्तर देने में जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा समय लें, ठीक है? हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। यदि आपने प्रश्न नहीं सुना है या नहीं समझ पाए हैं, तो उसको अंदाज़ा में ही गलत उत्तर नहीं देना चाहिए। बहुत लोग भूल करते हैं कि बिना कुछ समझे ही गलत उत्तर दे देते हैं, ठीक है? और यदि आपको उत्तर नहीं आता है, तो आप स्पष्ट बता दें। मैं कई बार ये बता चुका हूँ कि अगर उत्तर नहीं आता है, तो आप बता दें, "सर, मुझे नहीं आता है और मैं इस पे देख लूँगा सर, मैं बाद में इस पे अध्ययन कर लूँगा।" ठीक है? और अगला पॉइंट है इसमें कि कभी भी इंटरव्यू के लिए जब आप प्रिपेयर होकर जाएँ, तो हमेशा फॉर्मल ड्रेस में जाएँ और अपने पहनावे का खासा ध्यान रखें। आपके जो अ, बाल, नाखून ये सब बहुत ही हाइजीनिक और साफ़ होने चाहिए, ठीक है? और इसके बाद जो होता है कि जो भी आपका एकेडमिक आपकी उपलब्धियाँ होती हैं, हाई स्कूल और इंटर और ग्रेजुएशन या आईटीआई जो भी है, आप उसकी एक पूरी फ़ाइल बना के लेके जाएँ और सबसे ऊपर आपका रिज़्यूमे होना चाहिए। ये कई लोग गलती कर देते हैं, रिज़्यूमे अपना बनाते नहीं हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, रिज़्यूमे क्या होता है? RESUME, ये 1 या 2 पेज का एक अपना बायोडाटा समझ लीजिए। ये बायोडाटा होता है जिसमें आपको पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। मतलब आपका नाम, पिता का नाम और आपका पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका पूरा एकेडमिक डिटेल मतलब शिक्षा की जो आपने शिक्षा जहाँ से ग्रहण किया है वो, आपके पास कुछ कार्य अनुभव है वो और आपका पूरा हॉबी, आपको क्या अच्छा लगता है और आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, सब कुछ इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि अगर आप सेलेक्ट होते हो, तो आपको वो सूचना दे सके कि हाँ, आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है? तो फिलहाल साक्षात्कार में इतना ही है, बाकी इसमें मैं आपको क्लास में इस पे ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। ठीक है? और फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आपको अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे इस नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है?
और अगले सीरीज में हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, जो हमारा पार्ट 3 होगा। और आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें इस वीडियो को, जिससे कि मुझे और मनोबल मिले कि मैं और अच्छा वीडियो फ्यूचर में लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।